हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हमें भरोसा है कि आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे और उसको अच्छे से समझे होंगे। और अब तक हम लोगों ने पढ़ा है पृथ्वी के बारे में। पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, फिर चंद्रमा के बारे में पढ़ा, फिर तारों के बारे में पढ़ा, फिर पृथ्वी की संरचना संरचना के बारे में पढ़ा, फिर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने भूस्थल की जो गति है उसको हमने देखा, धरातल की गति, फिर हमारी धरातल कितने भागों में बटी हुई है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें हम देखेंगे कि अपने पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रकार के खनिज और कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं। तो खनिज किसको कहते हैं, सबसे छोटी डिफिनेशन जो हमें आज तक मिली है हम आपको बता देते हैं। तत्वों का मिश्रण ही खनिज कहलाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब उसको हम समझा देते हैं तत्वों का मिश्रण खनिज क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपने पृथ्वी पे बहुत सारे तत्व मिलते हैं जिसमें से मुख्य 8-9 तत्व हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन, कार्बन और कोई आर्गन है या मेटल है जैसे कि लोहा, इन सब चीज़ों का जब मिश्रण कहीं मिलता है ना तो उसको हम खनिज कहते हैं। ठीक है। खनिज में से कोयला भी आ जाता है, पेट्रोलियम भी आ जाता है, ये सब चीज़ें खनिज में आ जाती हैं क्योंकि इसमें कई चीज़ों का मिश्रण होता है। और सेल सेल तो सभी जानते हैं, सेल मतलब चट्टान होती है। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, खनिज और सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो हम पहले से ही हाईलाइट कर दिए हैं और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और बाकी इसमें जितनी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट मिलेंगी वो हम आपको बताते चलेंगे, आप उसको भी नोट करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर यह तत्व ठोस रूप में, आंतरिक परत में यह गर्भ में पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो हम पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताए थे ना कि जो हमारी पृथ्वी है ऊपर जो परपटी है वो ठोस है और भंगुर है। ऊपर ठोस तो है पर भंगुर है, मतलब बहुत नरम है। और ये किस लिए है, क्योंकि जितनी भी भारी चीज़ें थी वो तो अंदर चली गई, जितनी हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर तैर रही हैं। तो जो हल्की चीज़ें हैं वो तो भंगुर होंगी ना, वो तो हल्की होंगी। इसीलिए जितनी हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर हैं, भंगुर हैं, वो तैर रही हैं। और जो जितनी चीज़ें भारी हैं वो अंदर चली गई हैं। तो अंदर अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ताप की वजह से वो पिघल गई हैं। ताप और दाब की वजह से वो पिघली हुई अवस्था में है और ऊपर ताप और दाब दोनों कम, इसलिए वह ठोस अवस्था में है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण परपटी पर लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 8 तत्व कौन कौन से हैं ये नोट कर लीजिएगा। पहला है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। ये सब आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। ये आठों आप पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर मैग्नीशियम। ये एक सीरियल से नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की है, फिर सिलिकॉन की है, फिर एल्युमिनियम की है। धातु में लोहा और एल्युमिनियम ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ये तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं, धातु और लोहा। फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम है। ठीक है। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा। इसमें जानते हैं प्री में क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनको सही रूप में आप दर्शाएं। दे देगा क्वेश्चन में कि पृथ्वी में कितनी चीज़ें, पृथ्वी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बनी है किन किन चीज़ों से मिलकर बनी, तो उसमें नाम दे देगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन दे दिया, पोटेशियम दे दिया, लोहा दे दिया, कैल्शियम दे दिया और बोल देगा इसको सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है। तो इसको आप लोग सही क्रम में याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन और निकिल एवं अन्य पदार्थों से बना हुआ है। तो जो 1.8 या इसके आसपास कुछ है उसमें ये सब चीज़ें से बना हुआ है, जैसे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल अन्य पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। भूप्रकृति पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिजों के नाम दिए गए हैं। देखिए अब जो पृथ्वी है ना उस पर मुख्य लगभग 10 से 11 तत्व मिलते हैं और इन्हीं 10 से 11 तत्वों के मिलने से, मिश्रण होने से, एक दूसरे से क्रिया करने के बाद नए नए तत्वों का निर्माण होता है। अब जैसे मुख्य जो कलर हमारे हैं 4-5 कलर है ना, उसके बाद उन चारों कलर को जब हम मिलाते हैं आपस में तो बहुत सारे लगभग 12 और बहुत सारे कलर बनते चले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मुख्य तत्व हैं, 8-10 तत्व हैं मुख्य। उसके बाद जब उनको आपस में जब उनकी क्रिया होती है तो बहुत सारे तत्व का निर्माण होता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है बॉक्स में। इस प्रकार के खनिज ऐसा ऐसा प्रतीत कार्बन एवं अकार्बनिक तत्व है जिससे क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होता है। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर
यहाँ से नोट कर लीजिएगा। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है यह, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे तत्व खनिज भी पाए जाते हैं। देखिए ये जो कभी कभी जिसमें है कुछ, जैसे खनिज क्या होता है, जो कई चीज़ों का मिश्रण होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो एक, जिसमें सिर्फ एक ही गुणधर्म होता है, जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, जो शुद्ध अवस्था में मिलता है। अक्सर नहीं पाया जाता, ये बहुत ही कम ही पाया जाता है, पर फिर भी मिलता है, इसलिए उसने लिख दिया है, वही चीज़ इसमें नोट की गई है। यूपीएससी मतलब एनसीईआरटी जो नो बुक है ना, वो चीज़ों को इतना घुमा के लिख दी हुई है। यहाँ पे सीधा लिख देना चाहिए था खनिज, मतलब खनिज क्या है, धातुओं के मिश्रण को खनिज कहते हैं। और इसमें ये बता दिया होता कि जैसे तांबा, चांदी, सोना, ग्रेफाइट कुछ जो है अपनी शुद्ध अवस्था में मिलते हैं, लेकिन नहीं, घुमा के लिखा हुआ है। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, ठीक है, लेकिन आपस में उनकी संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों का अनेक किस्में बनती हैं। तभी हमने बताया ना, जिसमें खनिज, कई सारे खनिज एक दूसरे से मिल के कई सारे प्रकार के खनिजों का निर्माण करते हैं, ठीक है। भूप्रपटी पर से कम 2000 प्रकार के खनिजों का पहचान किया गया। सोचिए 8-10 प्रकार के मुख्य तत्व हैं जो मिलकर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों का निर्माण किए हैं, और उनको नाम दिया गया है, और 2000 तत्वों का नाम भी दिया गया है। लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिजों के समूहों में संबंधित होता है, जिनको हम सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माने जाते हैं। अब देखिए, सेलों के निर्माण के लिए प्रमुख 6 खनिज ही हैं। 6 खनिज जो मुख्य हैं वही मिलकर सेलों का निर्माण करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी सब पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने को तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन समझने को बस कुछ ही लोग समझ पाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी जो अपना पैटर्न, जो लिखने की पैटर्न इसमें है ना, इसमें चीज़ों को एक स्टोरी वाइज डेवलप की है, और उसमें चीज़ों को छुपा दी है। आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ के समझना है, उसमें जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको बाहर निकालना है। अब जैसे इसमें बता दिया है, पहले ही बोल दिया, 6 प्रमुख खनिजों के समूह से संबंधित होता है, जिनको सेलों का निर्माण करने का प्रमुख खनिज माना जाता है। अब इसमें डायरेक्टली अगर सीधे लिख देता कि सेलों के निर्माण में 6 खनिज जो प्रमुख हैं उनके नाम फिर दे देता तो कितना आसान होता, लेकिन नहीं, इसको घुमा के लिखने में मज़ा आता है। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों का संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अब देखिए कुछ खनिज जो हैं नीचे से संक्षिप्त में इनकी जानकारी दी है, मतलब छोटे छोटे भागों में, ठीक है। पहला क्या है, क्रिस्टल की बाहरी रूप। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 हैं, देखिए 10 हैं लगभग, और इनको आप 10 हैं, इनको पूरा अच्छे से आप नोट करिएगा, और ये 10 अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा, इसको समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल भी है, और ये प्री में आने की संभावना हमेशा रहती है, ठीक है। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है, घनाकार, अष्टभुजा एवं षटभुज प्रिज्म की आदि। देखिए अब जो है क्रिस्टल के उनके बाहरी आकार क्या क्या होते हैं, उनके बाहरी आकार, जो अणुओं के आंतरिक व्यवस्था, जो क्रिस्टल होते हैं उनके अणुओं की आंतरिक व्यवस्था, उनके अणु अंदर उनके एटम में कैसे किस तरीके से व्यवस्थित हैं, उस आधार पर उनकी बाहरी संरचना बनता है, जो घनाकार हो सकता है, अष्टभुजाकार हो सकता है, षटभुजाकार हो सकता है, और प्रिज्म के रूप का हो सकता है, ठीक है। अब विदलन क्या है, सापेक्ष रूप से समतल सतह पर बनने की निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति को अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से टूटना, कोई भी कोण बनाकर टूट जाता है। अब देखिए विदलन सीधे आप समझ लीजिए, विदलन मतलब किसी भी पदार्थ का किसी भी दिशा में टूट जाना, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ खेतों में मिट्टी होती है ना, वो किसी भी आकार में टूटी हुई होती है, तो वो उस मिट्टी का विदलन रूप है। उसको आप किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल में, किसी भी तरह आप उसको तोड़ सकते हैं। आप पटक देंगे तो पता नहीं कितने प्रकारों से टूटेगी, तो वो उस मिट्टी का विदलन रूप है, ठीक है। अब विभंजन देखिए, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि जब अणुओं का कोई तल नहीं होता है, जब उनका कोई तल नहीं होता है, क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। तो देखिए विभंजन जो है, जैसे हमारे यहाँ देखिए विदलन जो है मिट्टी को तोड़ने के बाद वो कोई ना कोई रूप ले लेगा, लेकिन विभंजन क्या है, जब उसको हम तोड़ेंगे तो वो अनेक रूपों में बिखर जाता है, जिसका कोई तल ही नहीं होता। विदलन का कोई ना कोई तल होता है, कोई ना कोई एक रूप होता है, पर विभंजन का कोई रूप ही नहीं है। वो अणुओं में टूटता हुआ चला जाएगा, इतना टूट जाएगा कि वो बिल्कुल अणु में चला जाएगा, जैसे मिट्टी होती है ना, धूल बन जाती है, उस प्रकार से मतलब विभंजन हो जाएगा, बिल्कुल टूट के एकदम भंगुर, एकदम मिट्टी के धूल के कण जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चमक। देखिए
जब अगर किसी धातु में, जब तक धातु या चट्टान में जब तक चमक ना आए तब तक उसको धातु या चट्टान नहीं माना जाता। तो रंग के बिना किसी भी पदार्थ की चमक या प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे कि मेटेलिक, रेशमी और ग्लासी आदि। तो हर एक धातु, हर एक पदार्थ, हर एक चट्टान की एक चमक होती है, एक अपनी पहचान होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोहा, लोहा को आप अगर उसमें मूर्छा लग जाता है, जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं मूर्छा, या उसमें जंग लग जाती है, तो उसको उसमें भी एक प्रकार का रंग आ जाता है, या उसको हम रगड़ दें तो एकदम चांदी से चमकने लगता है, ठीक है। शीशे की अपनी चमक होती है, हर एक मेटल की, हर एक पदार्थ की अपनी अपनी चमक होती है, ठीक है। अब देखते हैं रंग। कुछ खनिजों के रंग उन्हें परमाणविक संरचना से निर्धारित होता है, जैसे कि मैकेलाइट, एजोराइट, ठीक है, कैल्सोपायराइट आदि। अब देखिए ये जो धातु हैं, ये जो पदार्थ हैं, इनका अपना रंग होता है, ये अपने रंग से ही पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने रंग से पहचाने जाते हैं, तथा कुछ खनिजों की अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। अब जैसे कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिनमें अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। कुछ तो शुद्ध अपने अपने शुद्धियों के जैसे उनमें रंग होता है, जैसे कि सोना, चांदी और तांबा, इनमें अपनी शुद्धियों के जैसे इनमें रंग आता है। अगर इनमें कोई अशुद्धि मिला दिया जाए तो इनका रंग कुछ और हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अशुद्धियों का कारण, जैसे क्वार्टज, क्वार्टज का रंग श्वेत, हरा, लाल या पीला हो सकता है। अब क्वार्टज जो है, इसमें कोई अगर कुछ अशुद्धि मिलाई जाए तो इसका ये तीनों रंग हो सकता है, और ये आप नोट कर लीजिएगा। क्वार्टज का रंग श्वेत भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है, ये पूछ भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए धारियाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी किसी धातु पे धारियाँ मिलती हैं, और धारियाँ ज़रूरी भी होती हैं उन धातु की पहचान के लिए, ठीक है। किसी भी खनिज के पीसने के बाद पिंड पाउडर, मतलब बने पाउडर का रंग खनिज के रंग के या उसकी अन्य रंग का हो जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी लाल पदार्थ या किसी रेड मेटल को अगर हम उसको पीसते हैं तो उसका जो पीसने के बाद जो पाउडर होता है वो लाल ही होता है, ठीक है। अब ऐसा है नहीं कि लाल को आप पीसेंगे तो पीला निकलेगा, ठीक है। अब मेलाकाइट का रंग हरा होता है और ऊपर धारियाँ भी हरी होती हैं, ठीक है। अब मेलामाइट जो मतलब पदार्थ है, मेलाकाइट जो पदार्थ है उस पे हरी रंग की धारियाँ होती हैं और खुद हरा होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये मेलामाइट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये पूछ भी लेता है कि मेलामाइट का रंग क्या होता है, मेलामाइट के ऊपर किस रंग की धारियाँ होती हैं, ठीक है। और फ्लोराइड का रंग बैंगनी होता है, इसमें हरी धारियाँ होती हैं। तो ये आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको मेलामाइट दे दिया, फिर उसके बाद फ्लोराइड दे दिया और 2-3 पदार्थ और दे दिया, उन पे पूछ लिया कि इन पे किस प्रकार की धारियाँ होती हैं, किस प्रकार के रंग होते हैं, इसको आप सही क्रम में मिलाइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन प्री में आ जाते हैं, ठीक है। जबकि इस पर श्वेत धारियाँ होती हैं। अब देखिए इसमें क्या है, फ्लोराइड का रंग बैंगनी या हरा होता है, तो दो कलर हो सकते हैं, बैंगनी और हरा, और इस पर श्वेत धारियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जैसे फ्लोराइड और मेलाकाइट, अब इन दोनों पदार्थों को जरूर लिया करिए, ठीक है। और हो सके तो आप गूगल पे सर्च भी कर लिया करिए, और अदर पदार्थ। और सर्च कैसे करेंगे कि धारियों वाला पदार्थ कौन कौन है, धारियों वाला धातु कौन कौन सी है, ठीक है। इस तरीके से आप उनका रंग के द्वारा अगर उनको लिखेंगे, अपने नोट्स में नोट करेंगे, तो आपको आगे जाके बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। क्योंकि क्वेश्चन अक्सर प्री में आ जाते हैं ऐसे, उनमें 2-3 धातुओं का नाम दे देगा और बोलेगा इनके रंग बताइए, इनके सही रंग और इनके धारियों की पहचान करिए, उनको सही जोड़े में व्यवस्थित करिए। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल ये छूट जाएगा आपसे, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है और इस पर ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। देखिए सिलेक्शन हमें क्या दिलाता है ना, पढ़ने को तो सारे लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन कुछ ही लोगों का क्यों होता है। पढ़ने को 10 लाख फार्म भराते हैं, पढ़ने को जो मुख्य रूप से पढ़ते हैं 2-3 लाख लोग पढ़ते हैं, लेकिन 2-3 लाख लोगों में से सिर्फ 1,000 या जितनी सीटें होती हैं 700-8 लोगों का चयन क्यों होता है। क्योंकि उन 1 लाख लोगों में पढ़ने को सब पढ़ते हैं, उन 1 लाख लोगों में कुछ लोग जो यूनिक तरीके से पढ़ते हैं, उनमें जो कुछ खूबियाँ होती हैं, देखिए खूबियाँ सब में होती हैं, ठीक है। अपने आप को पहचानिए कि आप में अलग क्या खूबी है, उस खूबी को आप इसमें दिखाइए। जब तक आप अपनी कॉपी में अपनी खूबी नहीं दिखाएंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो आप कुछ 2 लाख लोगों में से अपने आप को कैसे अलग दिखाते हैं, आप कैसे अलग हैं उन लोगों से, अगर वो अपने आप को अलग आप प्रदर्शित कर लेते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे मेन बात है, देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें ना जो आपको अलग बनाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जब पेपर में आ जाती हैं तो लोग छोड़ देते हैं, पर यही छोटी छोटी चीज़ें आपको अलग बनाएंगी, उन लोगों से आपको ऊपर लेके जाएंगी, आपको रैंक तक पहुंचाएंगी, यही छोटी छोटी चीज़ें।
यही छोटी छोटी चीज़ें मान लीजिए मेंस में आपको लिखने के लिए आ जाए तो उनको याद नहीं रहेगा, वो कंटेंट डाल नहीं पाएंगे, पर अगर आप ये कंटेंट डाल दिए तो आपका एक आंसर जो है एक बेस्ट आंसर बनेगा और उस आंसर पे अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। जब एग्जाम में कॉपी चेक करेगा ना तो उसको लगेगा कि हाँ ये बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया है तो इसको अच्छा नंबर देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पारदर्शी 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 जिसमें है ये पारदर्शिता और पारदर्शिता तो आप सभी जानते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके। प्रकाश किरणें इस प्रकार के आप आर पार जाती हैं तथा वस्तु सीधी देखी जा सकती है। अब जिस वस्तु को हम सीधा देख सकें, उसके आर पार प्रकाश जा सके, उसे पारभासी या प्रकाशी किरणों के आर पार होती हैं, लेकिन उनके विपरीत हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी प्रकार की किरणें तनिक भी अपार नहीं होती। अब देखिए जो अपारदर्शी हैं उनमें किरणें आर पार नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर ले लीजिए तो अपारदर्शी है, उसके आर पार की किरणें जाएंगी नहीं। लेकिन जो पारदर्शी है अगर वो प्रकाश में रख दिया जाए और उसके सीधे देखा जाए तो वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, क्योंकि प्रकाश उसके आर पार चला जाएगा। हमें चीज़ें क्यों दिखती हैं? जब कोई भी प्रकाश उस मेटल पे जाके टकराता है और फिर प्रकाश उस मेटल से रिवर्स होकर हमारी आंखों के आँखें रेटिने पे टकराते हैं, तब हमें जाके वो पदार्थ दिखता है। अगर कोई पदार्थ एकदम पारदर्शी है, प्रकाश उस पर टकराती है और पार चली जाती है, तो वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। संरचना। अब संरचना के आधार पर भी, संरचना बहुत मुख्य चीज़ है, क्योंकि संरचना के आधार पर भी तो हम पहचानते हैं कि हाँ ये वाला पदार्थ जो है ये गोल है या चौकोर है, या ये चौड़ा है, ये पतला है, ये मोटा है, ये लंबा है, ये चौड़ा है। तो संरचना के आधार पर भी तो हम पहचानते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था, महीन, माध्यम अथवा खुरदुरे पाए जाते हुए हैं। अब देखिए जो भी जितने भी चट्टानें हैं वो खुरदुरी ही पाई जाती हैं, क्योंकि वो मतलब मुलायम नहीं होती है, वो खुरदुरी पाई जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, इनकी जो मतलब चट्टानें हैं वो खुरदुरी ही पाई जाती हैं, मुलायम नहीं मिलती। ठीक है, या तंदुरित या पृथक करने योग्य अपसारी विकरणकारी होती हैं। ठीक है, तो संरचना के आधार पर भी हम पहचानते हैं। उसके बाद आता है कठोरता। कठोरता जो है सबसे मुख्य है और इसके आधार पर भी हम पहचानते हैं। ये मुख्य कैसे है अब देखते हैं। सापेक्ष प्रतिरोध का चिन्हित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी को कठोरता से मापा गया है। अब देखिए पहला इसमें जो है ये 10 है, सबसे जो कठोर है वो हीरा है, नीचे से दिया हुआ है। और इसको आप ऐसे ही आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहले हीरा लिखिएगा, उसके बाद कोरंडम लिखिएगा, फिर टोपाज लिखिएगा, फिर क्वार्टर लिखिएगा, फिर फेल्डस्पार लिखिएगा, फिर एपेटाइट लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब नीचे से लिखिएगा ताकि याद करने में आपको आसानी हो जाए। फिर फ्लोराइड लिखिएगा, फिर कैल्साइट लिखिएगा, फिर जिप्सम लिखिएगा, फिर टेल्का लिखिएगा। और इसको ऐसे ही लिख के आप ऐसे ही नोट करिएगा। ठीक है, ये उल्टा मतलब उल्टा क्या है, इसका भी लिखने का तरीका ठीक ही है। ये सबसे हल्की जी, ये सबसे नरम धातु है, ये बहुत ही नरम होती है। और सबसे जो कठोर धातु है हीरा है। तो सबसे नरम धातु कौन कौन सा है? टेल्का है, जिप्सम है और कैल्साइट है। और सबसे कठोर धातु कौन कौन सा? हीरा है, कोरंडम है और टोपाज है। ठीक है, तो इसको आप ये तीन ऊपर के तीन नीचे के याद कर लीजिएगा। जिनके पास कैपेसिटी है वो 10 याद कर ले। ठीक है, अच्छा है, आप लिख सकते हैं, अच्छी नोट्स बना सकते हैं। अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण के लिए तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चाकू की जो नोक है 5.5 है। इनकी कठोरता है, इनकी कठोरता नापने का ये कुछ प्रमाण है, जिसको अब नाखून जो हमारा है सबसे नरम होता है, क्योंकि इसको हम दांत से भी काट लेते हैं, किसी मेटल से भी इसको हम काट लेते हैं। तो ये बहुत नरम, अगर पानी में ये रख दें तो और भी फूल जाता है, तो फिर नाखून से नाखून को ही तोड़ लेते हैं। तो सोचिए कितना नरम होता है 2.5। और जो चाकू की नोक होती है वो कितनी कठोर होती है, लगभग 5.5। ठीक है, आगे देखते हैं। आपेक्षिक भार। अब हर किसी धातु या किसी मेटल या किसी चट्टान की तो एक भार होता है ना, एक उसका जो है अणुभार होता है। दी गई हुई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार के अनुपात हवा तथा पानी में वस्तु के भार को लेकर इन दोनों के अंतर में हवा में लिए गए भार के भाग दें। अब देखिए हर एक पदार्थ का इसके जो कहने का मतलब ये है कि हर एक पदार्थ का एक निश्चित भार होता है। ठीक है, ये वो बता रहा है कि जिसका हर एक पदार्थ का एक भार होता है, जो पानी में कुछ और होता है, हवा में कुछ और होता है। तो आप एक काम करिएगा, ये जितने हैं टेल्का, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ पदार्थ हैं, यहाँ पे जैसे देखिए मैकेलाइट,
ठीक है, एजूराइट और कैल्सोफाइट, इन सब चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट करिएगा और गूगल से सर्च करके इनके कलर, इनके आणविक गुणधर्म, इनका भार और इनकी जो मुख्य संरचना ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, ये चीज़ आप प्लीज़ 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 लिख लीजिएगा। क्या क्या लिखेंगे? पहला, इनका कलर क्या है, दूसरा, ये मिलते कहाँ हैं, तीसरा, इनका अणुभार क्या है, चौथा, इनके कितने प्रकार हैं और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और सच में इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी के देखिए हमने उसको लिखा नहीं है पर हमें लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे तो उनमें उनके प्रकार पूछ लिया था और जो हम पढ़े ही नहीं थे तो हम उसको अपनी कॉपी में नोट कर लिए, उनको उसको लिखना है, इसलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर से। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैग्मा ही सभी खनिजों के मूल स्रोत हैं। और देखिए अब ये क्या बता रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों के मूल स्रोत हैं। अब जो खनिज निकलते हैं वह पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं। पृथ्वी के गर्भ से कैसे निकलेंगे? ज्वालामुखी से निकलेंगे। और ज्वालामुखी से कब निकलेंगे? जब उनमें से मैग्मा बाहर आएगा, बाहर आके ठंडा होगा, तो जब ठंडा होगा उसके बाद जो है वो अपना गुणधर्म बदलेगा और नए नए प्रकार के खनिज उसमें से मिलेंगे। ठीक है, तो जो खनिजों का मूल स्रोत है वो मैग्मा है, तो इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस और सेल बनता है, खनिज के क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होता है। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब धात्विक खनिज देखते हैं। धात्विक खनिज क्या है? इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनके तीन प्रकार और विभाजित किया जाता है। इनको तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है। धात्विक खनिज को तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला, बहुमूल्य धातु। ठीक है, बहुमूल्य धातु क्या क्या? जैसे स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम आदि। लौह धातु, लोहा में एक लोह हो गया और दूसरा स्टील का निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं। अब जैसे लोहा है, लोहा में अगर हम कुछ मिलाएंगे, जैसे कुछ अलग चीज़ जैसे जिप्सम या हम कुछ मिलाते हैं तो उसमें स्टील बन जाता है। स्टील और लोहा जो है लौह धातु हो गया। ठीक है, अलौह धातु कौन कौन सा है? अलौह धातु जैसे ताम्र, सीसा, जिंक, टीन, एल्युमिनियम आदि धातु जो शामिल होती है वो अलौह धातु हैं। ठीक है, अधात्विक खनिज। अब खनिज कितने प्रकार के, मतलब अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, इन खनिजों में धातुओं के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। इनमें लोहा, टीन या तांबा, ये सब चीज़ इन धातुओं में उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गंधक, फास्फेट तथा नाइट्रोजन, सॉरी, और नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। ठीक है, सीमेंट अधात्विक खनिज है, खनिजों का मिश्रण है। जो सीमेंट है वो अधात्विक खनिजों का मिश्रण है, क्योंकि वो सेलों को पीस कर बनता है और वो वही सेल पीसी जाती हैं जिनमें धातु नहीं होता है। अब आता है सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। पृथ्वी की परपटी सेलों से बनी हुई है, ये हम सभी जानते हैं। जो ऊपर की सेलें हैं परपटी से बनी हुई है और ये पूरा चैप्टर जो है परपटी पर ही निर्धारित है, परपटी से नीचे नहीं। ठीक है, सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिज मिलकर होता है। ये तो हम अभी ऊपर बताए थे आप लोगों को, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सेलों का निर्माण कैसे होता है? सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मिलकर होता है। खनिज का निर्माण कैसे होता है? एक या एक से अधिक पदार्थ के मिलने के बाद उनका जो मिश्रण होता है, मतलब पदार्थों के मिश्रण को हम खनिज कहते हैं। अब खनिजों के मिश्रण को हम सेल कहते हैं। ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों का हो सकता है, जैसे कि ग्रेनाइट कठोर तथा सेल खड़ी नरम भी हो सकती है। तो ग्रेनाइट कठोर और नरम दोनों होता है। गैब्रोकाल तथा क्वार्टाइज दुधिया। गैब्रो जो है काला होता है, क्वार्टाइज जो है दुधिया या श्वेत होता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। जो खनिज होता है उनके घटकों का कोई निश्चित घटक नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए हीरा है, उसका एक निश्चित संरचना है। ठीक है, तो इनका ये जो सेलें हैं इनमें ज़रूरी नहीं कि इनकी कोई निश्चित संरचना ही हो। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पार तथा क्वार्टज हैं। अब देखिए इसमें जो नाम आ रहे हैं, फेल्डस्पार, क्वार्टज, गैब्रो, क्वार्टाइज और इधर ये टेल्का, जिप्सम, कैल्साइट, फास्फोराइट,
इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, एक अलग से मतलब कॉपी बनाइएगा, मतलब एक अलग से पेज में इन सारे नामों को नोट कर लीजिएगा। उनके बाद इन सारे नामों की कलर, इन सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, इनकी ये कौन कौन चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। सेलों एवं स्थलाकृतियों तथा सेलों की मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्रियों को सेलों के मौलिक ज्ञान का होना आवश्यक है। शैलों एवं स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा के निकट संबंध के कारण भूगोल शास्त्रियों को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक है। शैलों के विभिन्न प्रकार, जिनके उनके निर्माण पद्धतियों के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। अब देखिए, शैल जो है उनको उनके निर्माण के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो है अग्नेय शैल, जैसे हमारा पश्चिमी पठार है। ठीक है, साउथ का जो पठार हमारा है वो अग्नेय शैल से बना हुआ है। जैसे महाराष्ट्र का पूरा पठार अग्नेय शैल से बना हुआ है। अग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा के घनीभूत, जब मैग्मा, घनीभूत का मतलब होता है ठंडा होना, जब मैग्मा बाहर निकला और वो ठंडा हुआ तब जाके वहाँ पे अग्नेय शैल का निर्माण हुआ। अवसादी शैल या बहिर्जनित प्रक्रियाओं द्वारा शैलों के अंश के निक्षेपण का परिणाम। अब देखिए ये क्या है, अवसादी सेल, ये अग्नेय सेल नोट कर लिया आपने, फिर अवसादी सेल लिखिए। अवसादी सेल का जो एक लैंग्वेज में हम आपको इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं सुनिए। अवसादी सेल का मतलब होता है कि जब अग्नेय सेल निकल के ठंडी हो जाती है, उसके बाद हवाओं से, पानी से, हमारे मानव द्वारा, जीव जंतु द्वारा जब वो टूटती हैं और टूटने के बाद जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं और वहाँ जाने के बाद वो जम जाती हैं, वो दबाव, दाब, ताप, प्रेशर किसी की वजह से अगर वो जम गई, वहाँ जम के ठोस रूप ले ली, तो उस सेल को हम अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल। ठीक है। अब कायांतरित सेल क्या होता है, कायांतरित सेल नोट करिए। उपस्थित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा इस प्रक्रिया का निर्माण होता है। अब पुनः क्रिस्टलीकरण क्या, सॉरी, पुनः, थोड़ा पानी पी लेते हैं, जबान फंसने लगी है। पुनः क्रिस्टलीकरण, इसका अर्थ होता है कि जैसे यहाँ से जो देखिए अग्नेय सेल से बनता है अवसादी सेल। अवसादी सेल के रूपांतरण मतलब दाब, ताप के बाद जब वो सेलें अपना रूप बदल देती हैं तब वो बनती हैं कायांतरित सेल। ठीक है। पुनः क्रिस्टल करने के बाद फिर वो बनती हैं रूपांतरित सेल, मतलब दबाव, ताप के बाद जब वो अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं तब बनती हैं वो कायांतरित सेल। ठीक है। अब देखिए पेट्रोलियम सेल का विज्ञान है। पेट्रोलियम सेलों का विज्ञान है, एक पेट्रोल शास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे कि खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्रतिस्थान परिवर्तन एवं दूरी सेलों के संबंध में है। अब देखिए पहला जो है अग्नेय सेल। अग्नेय सेल किसको कहते हैं? चूँकि अग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नेय सेलों का निर्माण होता है। लैटिन भाषा में इग्नियस इग्नियस शब्द से बने, जिसका अर्थ होता है अग्नि होता है। इग्नियस शब्द का अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। जब आप अपनी ऊपरगामी गति से मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये अग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकता है। अब ये ऊपरगामी क्या होता है? लावा के ऊपर आने की क्रिया को ऊपरगामी कहते हैं, और जब ये ऊपर आके ठंडा हो जाता है तब ये बनता है अग्नेय सेल। ठीक है। अग्नेय सेलों का वर्गीकरण इनके बनावट के आधार पर किया जाता है। इनकी बनावट इनके कणों के आकार पर, व्यवस्था अथवा पदार्थ के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। यह पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडा हो जाता है, और ठंडा तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो जाते हैं। देखिए जब ये गहराई में ठंडा होता है ना, पहले ऊपर जो ठंडा होता है तो इनकी जो बनावट, जो इनके कण की बनावट होती है वो छोटी छोटी होती है। फिर ये जैसे जैसे गहराई में ठंडा होता जाता है, इनके खनिज की जो बनावट होती है, खनिज के जो कण होते हैं पर्याप्त बड़े बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण ये छोटे छोटे एवं चिकने कण में बदल जाते हैं। तो सतह पर अत्यधिक ठंडाहट होती है, ठंडा होने की वजह से ये छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। ठीक है।
छोटे छोटे कणों में जमते हैं। शीतलता की मध्य परिस्थितियां होने पर अग्नेय सेल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय, ब्रेसिया तथा टफ अग्नेय सेल के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अवसादी सेल। अवसादी सेल क्या है? जब ये सेल ऊपर आके जम जाती हैं, जम जाने की वजह से हवा, पानी या किसी प्रेशर की वजह से जब ये टूट कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ जमने के बाद जब वो जो नया रूप लेती हैं उसको हम अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, अवसादी अर्थात शब्द का व्युत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द से सेडिमेंट से हुआ है। किससे हुआ है? सेडिमेंट से हुआ है, लैटिन भाषा में जिसका नाम है सेडिमेंट। अब देखिए, आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि ये लैटिन भाषा ही यूज़ क्यों होती? लैटिन भाषा यूज इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है ये भी परिवर्तित होती है हमेशा, कि हर एक शब्द का एक अलग अलग शब्द आ जाता है, लेकिन लैटिन भाषा जो है अब वो फिक्स हो चुकी है, उसका कोई दूसरा शब्द आता ही नहीं है। लैटिन भाषा इसलिए यूज की जाती है क्योंकि वो जो एक बार उसका नाम लिख दिया गया वो परिवर्तित नहीं होता है। पर हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश में लैंग्वेज है, उसकी हर एक लैंग्वेज की अलग अलग मीनिंग आती रहती है, हर एक लैंग्वेज को मॉडिफाई किया जाता है, पर लैटिन भाषा को मॉडिफाई नहीं किया जाता। इसीलिए हर एक एक शब्द को जो मतलब स्थित करना होता है उसको लैटिन भाषा में लिख दिया जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सेल अग्नेयस, अवसादी एवं कायांतरित होती है। ठीक है पृथ्वी की सतह की जो सेल होती है अग्नेयस, अवसादी एवं कायांतरित होती है। ये तीनों प्रकार की होती हैं। अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत्ति होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ये उपखंडों में विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेपण। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, संवहन मतलब ले जाना, निक्षेपण मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख देना, एवं सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों का परिणाम हो जाता है। सघनता मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना, कलेक्ट हो जाना। यह प्रक्रिया सीली भवन कहलाती है। सीली भवन मतलब क्या होता है? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान सेलों को तोड़कर या किसी भी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाके निक्षेप करते हैं, वो पानी द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, मानव द्वारा हो सकता है। जब वहाँ पे जाके वो सेल जम जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सीली भवन कहते हैं। बहुत से अवसादी सेलों में निक्षेपित परतों और सीली भवन के बाद भी यह विशेषताएं बनाए रहती हैं। इसके कारणवश यह बालुकास्म सेल जैसे कि अवसादी सेलों, ये नोट कर लीजिएगा, बालुकास्म सेल तथा जैसे कि अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह भी होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकृत 3 प्रमुख आधारों पर किया गया है। पहला, यांत्रिकी रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ जैसे बालुकास्म, पिंडशिला, चूना प्रस्तर मतलब चूना जो होता है, और सेल मृदा। उसके बाद कार्बनिक रूप से निर्मित, उदाहरणार्थ जैसे गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। ठीक है, अब उसके बाद रासायनिक रूपों से निर्मित, उदाहरण श्रृंखला में जैसे प्रस्तर, चूना पत्थर और हेलाइट और पेटास। अब जैसे इसमें क्या क्या है, यांत्रिकी में क्या है, जैसे यांत्रिकी मतलब हमारे किसी यंत्र द्वारा, जैसे बालुकास्म, पिंडशिला और चूना प्रस्तर और सेल। ठीक है, उसके बाद कार्बनिक में क्या क्या था, जैसे खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। उसके बाद आता है रासायनिक रूपों में, जो हमारे रासायनिक रूप हैं, जैसे उनके उदाहरण में श्रृंग, प्रस्तर, चूना पत्थर, ठीक है, और हेलाइट। इन सब में रासायनिक क्रिया होती है। उसके बाद रासायनिक क्रिया के बाद ये अपना जमाव लेते हैं, रासायनिक क्रिया के बाद ये जमते हैं। ठीक है, अब कायांतरित सेल क्या होती है? कायांतरित सेल का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन, अपने रूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। यह सेल दाब, आयतन तथा ताप में पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होता है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलों के निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसकता है, या जब यह पृष्ठभूमि से उठता है, पिघला हुआ मैग्मा पृष्ठभूमि के सेलों में संपर्क में आता है। यह जब ऊपरी सेल
के कारण निचली सेल अत्यधिक दाब में पड़ जाता है तथा कायांतरित हो जाता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें कि समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलकरणीय द्वारा वास्तविक सेलों का पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जब मैग्मा बाहर आता है तो पहले एक परत जम जाती है, फिर इसके ऊपर एक परत, फिर इसके ऊपर एक परत, फिर इसके ऊपर एक परत, फिर दबते दबते बहुत सारी प्लेटें बन जाती हैं। जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है ना, वो अत्यधिक दाब के कारण वो जो ऊपर वाली प्लेट जो होती है, जो हवा के संपर्क में आती है, वो कुछ और रूप ले लेती है और उसी चीज़ से निकला हुआ, उसी मैग्मा से निकला हुआ नीचे वाला चीज़ जो है कोई और रूप ले लेती है कि उसमें, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ठंडाहट नहीं मिलती, उसमें हवा नहीं मिलती, तो वो अपना रूप जो है कुछ और बदल लेता है। ठीक है। दाब और ताप के कारण बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। गतिशील कायांतरित मतलब जो वह गतिशील कहलाता है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन मतलब उसमें कोई विशेष रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। कि टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों का नियंत्रित व्यवधान उनका पुनः संगठित होना गतिशील एवं कायांतरित कहलाता है। तो उनमें कोई रासायन, जैसे कि अब जो अग्नि सेल जब बाहर निकलती है और डायरेक्ट ठंडा हो जाती है तो उसमें फिर हवा, पानी और कई सारी चीज़ें जब उसमें मिक्स होती हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, फिर वो टूटती हैं, टूटने के बाद वो दूसरी जगह जाती हैं तो पिसने मतलब पिसते हुए जाती हैं, या किसी भी तरीके से पानी या हवा की वजह से एक स्थान दूसरी जगह जब टूट कर जाती हैं तो कई भागों में टूट जाती हैं, फिर वहाँ जाकर वो जमती हैं। तो दो प्रक्रिया होती है। पहला क्या होता है, उसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है, हवा या पानी की वजह से वो टूटेगा, टूटने के बाद वो पिसेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, फिर वहाँ जमेगा, वहाँ जमने के बाद तब वो जो है अवसादी सेल बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूपांतरित सेल में क्या है, ये टूटेगा नहीं, ये इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, ये बस निकला बाहर, ठंडा हुआ, इसमें ठंडा होने की प्रक्रिया होगी, बाहर निकला, उसके बाद इसके ऊपर दूसरी परत आई, ये दब गई, दब जाने की वजह से ना ये टूटेगी, ना हवा के संपर्क में आएगी, इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगा, ये बिना टूटे, बिना एक स्थान से दूसरे स्थान गए, ये वहीं पे अपना रूप बदल लेगी। ठीक है। जिसको उष्मीय कायांतरित, हाँ इसके बाद इसमें आगे देखिए, उसके बाद इसमें है उसमें कायांतरण के दो प्रकार होते हैं। अब इनके भी परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला है संपर्क कायांतरित एवं दूसरा है प्रादेशिक कायांतरित। पहला क्या है, संपर्क कायांतरित, दूसरा है प्रादेशिक कायांतरित। अब संपर्क कायांतरित क्या था है, रूपांतरण में सेलों के गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान एवं सेलों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग एवं नए पदार्थ का उत्पन्न होना होता है। प्रदेश के, अब देखिए ये इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। रूपांतरित सेलों के गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा, जो गर्म मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा एवं लावा संपर्क में आता है। तो ये जो सेल होती हैं तो पहले से ही गर्म रहती हैं, ऊपर से जो नीचे से लावा मैग्मा निकलता है ये उसके संपर्क में आकर फिर से गर्म हो जाती हैं तथा उच्च तापमान में सेलों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ये ऊपर आके पहले तो जम जाती हैं, लेकिन फिर से जब लावा ऊपर आता है, फिर उसके प्रक्रिया में आता है, उसके संपर्क में आता है तो एक फिर क्रिस्टलीकरण हो जाता है, फिर टूटता है, और टूटने के बाद अक्सर ये सेल मैग्मा अथवा लावा के योग में नए पदार्थ को उत्पन्न करती हैं। तो इसका पूरा मतलब यह है कि पहले से लावा बाहर निकला, जमा हुआ था, अंदर से फिर मैग्मा निकला, ये उसके संपर्क में आया, फिर पिघला, क्योंकि गर्म है वो लावा तो ये नीचे वाला भी तो उसके संपर्क में आके फिर से पिघलेगा, फिर टूटेगा, टूटने के बाद फिर ये अपनी नई प्रक्रिया जारी करेगा, क्योंकि इसमें रासायनिक प्रक्रिया होगी। जब वो अंदर से बाहर आया था तो बाहर आके ठंडा हो गया था और उसमें कई चीज़ें मिल गई थी, फिर जब नीचे से लावा आएगा तो फिर वो ठंडा और ये गर्म फिर मिक्स से फिर से रासायनिक प्रक्रिया करेगा, फिर टूटेगा, टूटने के बाद ये क्या बनाएगा, संपर्क कायांतरित बनाएगा। उसके बाद देखें प्रादेशिक कायांतरित क्या होता है, ये आप समझ गए ना। संपर्क कायांतरित देखते हैं प्रादेशिक कायांतरित क्या होता है। प्रादेशिक कायांतरित में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में परिवर्तन, दबाव के कारण प्रवृत्तियाँ होती हैं जिसमें सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अभी पुनः क्रिस्टलीकरण इसमें क्या होता है, प्रदेश कायांतरित उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण प्रवृत्तियाँ आती हैं। अब जैसे मान लीजिए संपर्क कायांतरित जो है ये बदल जाएगा, इसके बाद इसमें जो इसके ऊपर फिर कोई आ गया, मैग्मा आ गया तो ये दब गया नीचे, दबने की वजह से उसमें तो पहले ताप था, ताप की वजह से वो परिवर्तित हुआ, लेकिन इसमें दाब भी आ गया,
वो ताप में परिवर्तित हुआ, ये ताप और दाब दोनों में परिवर्तित हुआ। ठीक है, इसलिए इसको प्रादेशिक कायांतरित कहते हैं। जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरित सेल कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों पर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाता है एवं कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांक कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी खनिज व विभिन्न समूहों के कण पतली एवं मोटी सतह से इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देती हैं। कायांतरित सेल एवं ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं। बैंडिंग किसे कहते हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कायांतरित यहाँ पे देखते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों की कण पतली से मोटी सतहों में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती हैं कि वे अपने हल्के एवं गहरे रंगों को दिखाई देती हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं। जो अपने हल्के और गहरे रंग को दिखाई दे उसे बैंडिंग या कायांतरित संरचना कहते हैं। ठीक है, तथा बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेल भी कहते हैं। तो जो बैंडिंग सेल प्रदर्शित करती हैं उनको हम बैंडेड सेल भी कहते हैं। कायांतरित सेल होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों का प्रकार निर्भर करता है। कायांतरित सेल दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, पत्रक सेल तथा अथवा दूसरा है अपत्रक सेल। अब पत्रक सेल और अपत्रक सेल क्या होता है देखिए। पट्टी तासमीय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि जो रूपांतरित सेल हैं के कुछ उदाहरण हैं। अग्नेय सेलों में प्राथमिक सेल तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरित सेलों में इनमें प्राथमिक सेलों से निर्मित होती है। अग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। जो अग्नेय सेल है उनको कायांतरित में परिवर्तित किया जाता है। अग्नेय एवं कायांतरित सेलों को प्राय अंशों में अवसादी सेलों में निर्मित किया जाता है। अवसादी सेलों में अपखंडों में परिवर्तित हो सकता है तथा ये अपखंड अवसादी सेलों में निर्मित एवं स्रोतों से हो सकता है। अवसादी सेलों के निर्माण के स्रोत हो सकते हैं और निर्मित पृष्ठभूमि सेलों अग्नेय कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती है। पृष्ठभूमि की पत्रक अथवा पूर्ण भाग की संस्करण पत्रक ये क्षेत्रों के अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलकर मैग्मा के परिवर्तन हो जाता है तथा ये अग्नेय सेलों के रूप में मूल स्रोत होते हैं। अब देखिए ये क्या है, इस चित्र को आप समझ लीजिए पहले। देखिए यह है कायांतरित सेल, मतलब बदली हुई सेल। ठीक है, ये किस किस रूप में बदल सकती है ये देखते हैं। ये अवसादी सेल है, ये अपक्षरणीय पदार्थ है। ठीक है, ये मैग्मा है, ये अग्नेय सेल है। तो मैग्मा से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मैग्मा देखिए पहले तो निकल के अग्नेय सेल बन जाएगी ठंडा होकर। ठीक है, ठंडा होने के बाद ये 3 रूपों में बदल सकती है। पहला, ठंडा होने के बाद ये फिर से मैग्मा में बदल सकती है, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई दूसरा परत आके जम गया तो ये उसके संपर्क में आके मैग्मा बन सकती है। फिर एक कायांतरित में बदल सकती है, क्योंकि अगर उस मैग्मा के ऊपर दूसरा कोई मैग्मा आ गया, फिर उसके ऊपर दूसरा कोई मैग्मा आ गया तो नीचे दबती चली जाएगी और दाब और ताप के कारण वो कायांतरित सेल में बदल जाएगी। और फिर इसका रूप है तीसरा रूप क्या है इसका, अपक्षरण तथा अपर्दन। अब इसमें अगर ये ऊपर जम गई है उसके बाद हवा पानी से ये टूटेगी, टूटने के बाद ये टूटकर कहीं और जाके जमा होगी, जो अब अपर्दन परत के रूप ले लेगी। अब अपर्दन क्या है, सील भवन। ये अपर्दन क्या है, अवसादी सेल। अपर्दन जो है जाके कहीं पे रुकेगी, वहाँ पे फिर ये जमेगी, जमने के बाद फिर ये अवसादी सेल बनेगी और फिर जब जम जाएगी तो उसके ऊपर फिर जमाव होता जाएगा। अब जैसे बारिश में हम लोग देखे हैं ना, जब बारिश हम लोगों के यहाँ होती है हम लोगों के घर पे,
तो जो छत से पानी नीचे आता है तो जो हमारे यहाँ मिट्टियाँ खुदती हैं, मिट्टियाँ खुदने के बाद वो बहती हैं एक दिशा में, बहने के बाद वो परत दर परत जमती चली जाती हैं। तो मान लीजिए कि पहली परत जमी, ठीक है, उसके बाद दूसरी परत जमी, फिर आके तीसरी परत जमी, फिर चौथी परत जमी, फिर पाँचवीं परत जमी, ऐसे। लेकिन जो सबसे नीचे वाली परत होगी, इस पे दाब और ताप दोनों बढ़ता चला जाएगा ना। इस पे जो परत जमेगी बढ़ती जाएगी, इस पे दाब बढ़ता जाएगा, और फिर नीचे ताप भी तो बढ़ता जाएगा। जितने इस पे ऊपर जमती जाएगी, नीचे ताप भी और दाब दोनों बढ़ता जाएगा। तो फिर ये सेल परिवर्तित हो जाएगी कायांतरित सेल में, या ये अगर इसमें ज़्यादा दाब और ताप आके जमा हो गया तो सीधे बन जाएगी मैग्मा में। ठीक है, मतलब मैग्मा से शुरू होता है, फिर ये मैग्मा में पहुंच जाता है। ठीक है, यही इसका पूरा चक्रण है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए, लाइक कर देने से ना आपको कोई नुकसान होता है ना हमें कोई फ़ायदा होता है, पर एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया करिए। और एक काम आप कर सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, अगर आपको हमारे इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी 1% भी अगर कोई फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और उनसे कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। इतनी चीज़ बस आप इतनी फ़ीस दे सकते हैं कि आप इसका सब्सक्राइब और इसको देखें और इसको लाइक करें। बस आप ये 3 चीज़ करेंगे तो हमें हमारी पढ़ाने की फ़ीस मिल जाएगी। धन्यवाद।